दोस्तों, जब आप सुबह सुबह अखबार पढ़ते होंगे तो शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन अखबार में किसी रेप की खबर ना छपी हो। आए दिन रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए बेहद गंभीर मुद्दा बन चुका है। इस मुद्दे पर हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। दोस्तों, कई सालों से दुनिया भर में महिलाओं का शोषण किया जाता रहा है और ये शोषण केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। और इसके बाद महिला की समाज में क्या इज्जत रहती है, ये तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। जबकि एक महिला के लिए उसकी इज्जत क्या मायने रखती है, ये सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है। और हवस जैसी मानसिक बीमारी से ग्रसित कुछ लोग अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए जोर जबरदस्ती महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, यानी सीधे तौर पर उनकी इज्जत लूट लेते हैं। वही इज्जत जो एक औरत के लिए सबसे कीमती होती है। जो महिला या लड़कियां रेप जैसे घिनौने अपराध का शिकार होती है, उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, क्योंकि रेप के बाद महिलाओं या लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। उनसे कोर्ट में तरह तरह के बेहुदा सवाल किए जाते हैं जिनका उन्हें जवाब देना ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रेप के दौरान एक महिला को कितना दर्द सहना पड़ता है और उसके बाद होने वाला मेडिकल टेस्ट कितना शर्मनाक और दर्दनाक होता है। हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये कितना दर्दनाक होता है। और एक रेप पीड़िता की जांच किस प्रकार की जाती है। दोस्तों, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर रेप एक फिजिकल वायलेंस है तो ये टेस्ट मेंटल टॉर्चर है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेप पीड़ित महिला या बच्ची की जांच कैसे होती है। हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बने इस बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए जानते हैं कि रेप पीड़िता की जांच कैसे होती है। दोस्तों, रेप यानी बलात्कार किसी भी लड़की के लिए जीते जी मौत के समान होता है। बलात्कार जिसका मतलब ही होता है बलपूर्वक किया गया काम। आईपीसी की धारा 375 के अनुसार जब कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाता है तो उसे बलात्कार कहते हैं। फिर वो लड़की या महिला 18 साल से कम हो या ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बलात्कार करने वाला व्यक्ति हवस की बीमारी से इस तरह ग्रसित होता है कि उसे एक छोटी बच्ची, जवान महिला या बूढ़ी महिला में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। उसे हर महिला उसकी हवस को पूरा करने का बस एक जरिया नजर आती है, फिर वो चाहे उसकी माँ हो या उसकी बहन। कभी कभी ये बलात्कारी कई लोगों के साथ मिलकर ऐसा दुष्कर्म करते हैं जिसे सामूहिक बलात्कार या गैंग रेप कहा जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों की वजह से समाज में इतना डर फैल गया है कि लोग अपने सगे संबंधियों पर भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाते और इसीलिए कोई भी अपनी बहू बेटी को कहीं अकेले नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बलात्कारियों को हर जगह और हर किसी में सिर्फ वासना ही क्यों नजर आती है? आखिर इनके वासना जैसी बीमारी से ग्रसित होने के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण वेस्टर्न कल्चर को माना गया है। वेस्टर्न कल्चर खुलेपन और स्वतंत्रता की मांग को सबसे ऊपर मानता है और यही खुलापन और स्वतंत्रता अपनी सीमा से ज्यादा हो जाती है तो अराजकता फैल जाती है और उसी अराजकता में ये बीमारी फैलने लगती है। हालांकि वेस्टर्न कल्चर को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ रेप के मामलों में ये सही हो सकता है लेकिन सभी मामलों में नहीं। क्योंकि रेप के जो मामले आजकल हमारे सामने आ रहे हैं उसमें छोटी बच्चियां भी शामिल है। ये छोटी बच्चियां तो किसी भी वेस्टर्न कल्चर और खुलेपन को फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी इनके साथ रेप हो रहा है, जो ये साबित करता है कि वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह से रेप के मामलों का जिम्मेदार नहीं है। इन सब मामलों के पीछे सिर्फ इंसान की गलत मानसिक सोच और हवस जैसी मानसिक बीमारी है। अपनी हवस की भूख को शांत करने के लिए वहशी जानवर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और इस बीमारी के पीछे दूसरा कारण टीवी और इंटरनेट का प्रभाव माना जाता है। जब से टीवी और इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है तब से पुरुषों में वासना अपनी सीमा से कहीं अधिक बढ़ गई है। टीवी और इंटरनेट के माध्यम से लोगों के सामने ऐसे कंटेंट परोसे जा रहे हैं जिसका लोगों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और तीसरा जो सबसे अहम कारण माना जाता है वो है शराब और ड्रग्स के नशे में डर का खत्म हो जाना। नशे में इंसान क्या सही है और क्या गलत सब कुछ भूल जाता है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो नशे में एक्साइटेड होकर अपनी बच्ची, बहन और रिश्तेदारों को ही अपनी हवस को शांत करने का जरिया समझ बैठते हैं। बलात्कार क्या होता है, कैसे होता है और किन कंडीशन में होता है, ये सब उस महिला या लड़की के लिए कुछ मायने नहीं रखते जिनके साथ ये होता है, क्योंकि उस स्थिति में पीड़ित महिला का जीवन दुखों से भर जाता है। पहले तो उसका फिजिकल रेप होता है और फिर हर समय और हर जगह उसका मेंटल रेप अपनों के द्वारा ही होता रहता है। चाहे हम इसके बारे में कुछ भी कह ले, लेकिन सच्चाई यही है कि बलात्कार से पीड़ित महिला के दर्द को बयां कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है।
फिर भी हम आपको समझा पाने की कोशिश कर रहे हैं। बलात्कार के बाद महिला को असहनीय दर्द तो होता ही है, लेकिन ये दर्द तब और बढ़ जाता है जब उस महिला या लड़की की उम्र बहुत कम होती है या फिर वो नाबालिग होती है। गैंग रेप के बाद महिला को एड्स और प्रेगनेंसी जैसी समस्याओं का खतरा भी बना रहता है। गैंग रेप जो आजकल बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं, उससे महिला का शरीर कभी कभी तो इतना घायल हो जाता है कि उससे महिला या लड़की की अक्सर मौत भी हो जाती है। रेप के दौरान पीड़ित महिला या लड़की के द्वारा इतना दर्द सहन करने के बाद न्याय की एक लंबी प्रक्रिया शुरू होती है और इस प्रक्रिया का सबसे पहला पड़ाव है मेडिकल टेस्ट कराना। और ये मेडिकल टेस्ट बेहद शर्मनाक और दर्दनाक होता है। रेप के बाद महिला को 2 तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला है 2 फिंगर टेस्ट और दूसरा है डीएनए टेस्ट। पहले बात करते हैं 2 फिंगर टेस्ट की। चलिए जानते हैं 2 फिंगर टेस्ट क्या है। 2 फिंगर टेस्ट, जिसे मेडिकल की भाषा में वेजाइनल एग्जामिनेशन कहा जाता है, आसान भाषा में कहें तो 2 फिंगर टेस्ट एक मेडिकल टेस्ट होता है। ये टेस्ट बलात्कार पीड़िता पर किया जाता है। होता ये है कि जब किसी लड़की का रेप होता है तो सबूत के लिए या कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए पीड़िता का जो मेडिकल टेस्ट कराया जाता है उसे ही 2 फिंगर टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट में सबसे पहले महिला को हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। वहां पर नर्स उसे एक रूम में ले जाकर बिना उसकी मर्जी के उसके सारे कपड़े उतार देती है। फिर एक मेल डॉक्टर आता है और महिला के प्राइवेट पार्ट में 2 फिंगर डालता है और उससे ये पता लगाने की कोशिश करता है कि पीड़िता सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। ये हाथों से जांच की एक पुरानी प्रक्रिया है। इस टेस्ट में महिलाओं की योनि के बाहर एक पतली झिल्ली होती है जिसे हाइमन कहते हैं। सेक्स के दौरान ये झिल्ली टूट या फट जाती है, जिसकी जांच 2 फिंगर टेस्ट के द्वारा की जाती है। इसमें प्राइवेट पार्ट की मांसपेशियों के लचीलेपन और हाइमन की जांच होती है। अगर प्राइवेट पार्ट में हाइमन मौजूद होता है तो ये पता चलता है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, लेकिन अगर हाइमन को नुकसान पहुंचा होता है तो उस महिला को सेक्सुअली एक्टिव माना जाता है। एक्सपर्ट इस टेस्ट को अवैज्ञानिक मानते हैं। मेडिकल साइंस में भी ऐसा सामने आ चुका है कि संभोग के अलावा कई कारणों से हाइमन को नुकसान पहुंच सकता है। इसमें कोई खेल खेलना, साइकिल चलाना, टैम्पोन का उपयोग या चिकित्सा परीक्षाएं शामिल है। लेकिन ये टेस्ट बिल्कुल भी मानवीय नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2013 में बैन कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी कई जगहों पर बलात्कार पीड़िता जांच 2 फिंगर टेस्ट से ही किया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस टेस्ट की सबसे बेकार बात यह है कि जांच कर रहा डॉक्टर अपनी उंगलियों को पीड़िता की योनि में डालकर ये बताता है कि उसके साथ सेक्स हुआ है या नहीं, जो इस टेस्ट की सबसे वाहियात बात है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब 2 फिंगर टेस्ट को भारत में बैन कर दिया है तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि महिला के साथ रेप हुआ है या नहीं। तो इसके लिए पीड़िता की फोरेंसिक जांच की जाती है, लेकिन उसके लिए पीड़िता की सहमति जरूरी है। और रेप के मामले में अगर महिला खुद से भी डॉक्टर के पास जाती है तो भी उसकी जांच से मना नहीं किया जा सकता। और इतना ही नहीं, अगर पीड़िता पुलिस से शिकायत नहीं करना चाहती तो ऐसा करने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और अगर पीड़िता सहमति देने की स्थिति में नहीं है तो फिर किसी रिश्तेदार की सहमति ली जा सकती है। और ऐसे मामलों में डॉक्टर पीड़िता के कपड़ों, सिर के बाल, शरीर पर लगी दूसरी चीजें, मुंह का लार, प्राइवेट पार्ट से सैंपल, मुंह से लिए गए सैंपल और खून के सैंपल लेते हैं। साथ ही पीड़िता के शरीर पर लगे चोट के निशान, उसे शराब या नशीला पदार्थ दिया गया है या नहीं, या किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया है या नहीं, ये सभी बातें नोट की जाती है। और इसी तरह वेजाइना से स्वाब ले जाते समय पीड़िता से पूछा जाता है कि उसने रेप से 1 हफ्ते पहले तक सेक्स किया है या नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में स्पर्म एक बड़ा और अहम सबूत होता है। इसके साथ ये भी जांचा जाता है कि महिला के साथ किस तरह की यौन हिंसा हुई है, रेप के समय कॉन्डम का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। ये सारी बातें ध्यान से लिखी जाती है और बाद में पीड़िता के शरीर से मिले सैंपल को आरोपी के सैंपल से मिलान किया जाता है। ये तो हुई भारत की बात। दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों में पीड़िता की जांच के लिए रेप किट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक डिब्बी की शक्ल में होती है। इसमें कई चीजें होती है जिसकी मदद से पीड़िता का स्वाब सैंपल लिया जाता है। इस किट की मदद से रेप के 72 घंटे के अंदर डीएनए से जुड़े सबूतों को इकट्ठा किया जाता है और जांच के लिए भेजा जाता है। इस दौरान पीड़िता के अधिकारों का ध्यान रखा जाता है। पीड़िता चाहे तो उसके पास वकील रह सकता है और वो चाहे तो जांच को बीच में भी रोक सकती है। रेप किट से जांच के बाद अगर पीड़िता के शरीर पर किसी तरह की खरोच या चोट है तो सबसे पहले उसका इलाज करते हैं। उसके बाद ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। पीड़िता की हिस्ट्री जानने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स उससे बात करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसके कितने पार्टनर्स हैं। हालांकि ये पीड़िता पर निर्भर करता है कि वो ये बताए या नहीं। रेप विक्टिम की सिर से लेकर प्राइवेट पार्ट तक जांच की जाती है।
इसके लिए बकायदा प्रोफेशनल्स होते हैं जिसे सेक्सुअल असॉल्ट नर्स एग्जामिनर्स कहते हैं। पीड़िता के अंडरगारमेंट्स के साथ घटना के समय जो भी कपड़े पहने थे उसकी सैंपलिंग की जाती है, फिर उसे जांच के लिए भेजा जाता है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि रेप की जांच के भारत में क्या नियम है। बलात्कार से जुड़े किसी भी तरह के मामले में डॉक्टर्स 2 फिंगर टेस्ट नहीं करा सकते। पीड़िता के साथ रेप हुआ है या नहीं, डॉक्टर सिर्फ इसकी जरूरी जांचें ही करा सकते हैं, जैसे कपड़ों पर मिले डीएनए की जांच। पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी महिला के प्राइवेट पार्ट पर कमेंट नहीं कर सकता। डॉक्टर्स पीड़िता को ये भी बताएंगे कि जांच कैसे होगी। जांच के लिए हॉस्पिटल में एक अलग कमरा होगा जहां प्रोफेशनल्स ही जांच करेंगे। डॉक्टर चोट, घाव, ब्लीडिंग, स्वेलिंग और डिस्चार्ज की जांच और इलाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि रेप की जांच की ये प्रक्रिया गैर कानूनी है। इसे करने वाला शख्स भी बराबर का दोषी है। ऐसे में जो भी ये जांच करते हुए पकड़ा जाए उसके खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ड को सब्सक्राइब करें।